हेलो दोस्तों, मैं जीएसटी इंस्पेक्टर पवन आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन विद पवन में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ या फिर एमटीएस, जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो इंग्लिश को उस एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, उसकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो होगी ये आने वाले किसी भी एग्ज़ाम जैसे सीजीएल हो गया, मेनली सीजीएल के लिए ही, चाहे वो प्री हो या मेंस, प्री से मेंस लेवल तक का पूरा कवर करेगा। और इसमें जो इंग्लिश होती है, हम जानते हैं कि जो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है इसमें प्रीलिम्स में भी पूछी जाती है, और जैसा कि मेंस में 2022 से सिलेबस चेंज होने के बाद जो इंग्लिश का प्रपोर्शन है वो काफ़ी मेंस में इम्पॉर्टेंट हो चुका है, और सबसे ज़्यादा मेंस में इंग्लिश का ही प्रपोर्शन होता है। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है प्रीलिम्स प्लस मेंस में। तो इसको कैसे प्रिपेयर किया जाए, और इसको प्रिपेयर करके अच्छे से हम स्कोर भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं और अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बेसिक लेवल से लेके पूरे हाई लेवल तक किस तरीके से उसे प्रिपेयर करना है, प्री प्लस मेंस, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए ओवरऑल स्ट्रेटजी बतानी है। तो इसमें हम इंग्लिश के एक एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबी खींच सकती है, इसीलिए आप पेशेंस के साथ लास्ट तक बने रहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के कि किस तरीके से प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेंस में सबसे पहले इसी की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल को ही लेके चलेंगे कि अगर हम सीजीएल एग्ज़ाम की बात करते हैं, एसएससी सीजीएल जो कि ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो इसके जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है इसमें जो इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं वो 25 क्वेश्चंस होते हैं, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो इसमें जो स्कोर होगा ओवरऑल इंग्लिश का वो 50 मैक्सिमम मार्क्स होता है। और इसमें जो माइनस मार्किंग होती है 1/4 होती है, यानी 0.5 स्कोर। जो 0.5 होती है वो एक क्वेश्चन गलत करने पे माइनस हो जाता है। तो ये तो होगी प्री की बात। अगर हम इसी में इंग्लिश की ही बात कर रहे हैं, अगर मेंस की बात करते हैं, तो चलिए मेंस की बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल के मेंस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन होते हैं। तो जो एसएससी सीजीएल मेंस एग्ज़ाम होता है इसमें 45 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के, जो कि हर एक सब्जेक्ट के कंपैरिजन में मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। ये करेक्ट होने पे मिलते हैं, और जो माइनस मार्किंग होती है वो 1 की होती है। जो माइनस मार्किंग होती है वो 1 की होती है। तो यानी जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 135 मार्क्स होते हैं। 135 मार्क्स का पेपर होता है मेंस में, और जो माइनस मार्किंग होती है वो 1 की होती है। तो देख सकते हैं कि आप इंग्लिश का जो 300 टोटल 390 मार्क्स का जो मेंस होता है उसमें इंग्लिश का ही 135 मार्क्स होता है, अकेले इंग्लिश का 135 मार्क्स होते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये काफ़ी एस्पिरेंट को थोड़ा टफ भी लगती है। जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड्स होते हैं तो उन्हें थोड़ा और ज़्यादा फेस करना पड़ता है। हालांकि चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों लोगों को लगभग सेम लेवल पे ही इस पर एफ़र्ट्स डालने होते हैं। ये एक ऐसी सब्जेक्ट है, कंपटीशन लेवल पे बात कर रहे हैं इसकी। तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि इंग्लिश जो है इसको ओवरऑल समझने के लिए, इसकी स्ट्रेटजी को समझने के लिए हमें ये सबसे पहले सीखना होगा कि इंग्लिश को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। इससे पहले ये चीज़ जान लेते हैं तो सही होगा कि इंग्लिश को प्रिपेयर करने के 3 जो पिलर्स होते हैं, एक तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पे हो गया, जैसे जो बेसिक होता है वो होती है ग्रामर, जिसमें काफ़ी रूल्स भी होते हैं, और सेकंड हो गया वोकैब, एंड थर्ड वन इज़ कॉम्प्रहेंसन, जिसमें एस्पिरेंट्स को इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इन सभी टॉपिक्स पे हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश में कि किस तरीके से ग्रामर को प्रिपेयर किया जाए। तो सबसे पहले बात आती है ग्रामर की। तो इसमें हम बुक्स भी सजेस्ट करेंगे जो रिलेवेंट है एग्ज़ाम के लिए, और जिन बुक्स को हमने भी फॉलो किया है और उससे काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, तो उन्हीं बुक्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रामर की एक अच्छी एंड बेसिक बुक आती है, जो बेसिक से हाई लेवल तक प्री प्लस मेंस तक का कवर करती है, वो नीतू सिंह मैम की है। ये आप यूनिवर्सल बुक मान सकते हैं। कोई भी एस्पिरेंट होगा वो इस बुक को तो पढ़ा ही होगा, अगर सीजीएल वाला एस्पिरेंट है। तो नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 यानी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बुक आती है, और
जो पार्ट 1 होता है वो मेनली ग्रामर को डेडिकेटेड होता है। हालांकि पार्ट 2 में भी ग्रामर के क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन पार्ट 2 में मेनली वोकैब होती है। तो हम अपना बताते हैं, तो हमने तो पार्ट 1 ही पढ़ा है, वॉल्यूम 1 पढ़ा है, क्योंकि वॉल्यूम 2 जो है मेन से पहले लाए थे, लेकिन जो डेट है वो पहले आ गई थी, थोड़ा एक्सपेक्टेड डेट से पहले, तो इसीलिए हमारे पास टाइम नहीं बचा था कि वॉल्यूम 2 को पढ़ पाएँ। इसीलिए हमने जो पढ़ा था बस उसी को रिवाइज़ करने में लगे हुए थे, और आप लोगों को भी यही करना है। कई सारी बुक्स फॉलो नहीं करनी है, बस एक ही बुक को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना है, उसी से फ़ायदा होगा। क्योंकि ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितना पढ़ा है, बस यही मैटर करेगा कि आप एग्ज़ाम टाइम में कितना उसे रिटेन कर पाते हैं, यानी आपकी रिटेंशन पावर कितनी है, यही मैटर करता है मेनली। तो ये ग्रामर के लिए एक बेसिक बुक हो गई नीतू सिंह मैम की, और आई थिंक ग्रामर के लिए इसके अलावा कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जब यहाँ से आप कवर कर चुके होंगे तो उसके बाद आप यहाँ मूव कर सकते हैं प्रीवियस ईयर किरण के लिए। हालांकि कई एस्पिरेंट की ये भी प्रॉब्लम होती है कि जब नीतू सिंह मैम की जो बुक पढ़ने लगते हैं, काफ़ी कंटेंट भी है उसमें, तो वॉल्यूम 1 में जैसे ग्रामर के रूल्स दिए हुए हैं, तो उन रूल्स में जैसे एक हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे एक वर्ड है कैटल। कैटल देखने में तो ये सिंगुलर वर्ड है, लेकिन जो ये यूज होता है ये ऑलवेज प्लूरल में ही यूज होता है, प्लूरल में ही यूज होता है। यानी कैटल के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं कर सकते हैं, यानी इज़ जैसे वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसके साथ आर ही यूज़ होगा। तो ऐसे जैसे डियर भी है, इसी तरीके से एक वर्ड है डियर जिसका मतलब होता है हिरन, तो कैटल यानी मवेशी और ये हिरन होता है। तो ऐसे कई सारे टर्म्स होते हैं, तो उसमें जब बुक्स पढ़ेंगे तो कई सारी लिस्ट, इतनी ज़्यादा लिस्ट दी हुई है कि आपको उस चीज़ को रिमेंबर कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो अब यही कहेंगे कि आपको बुक बस मतलब एक अपनी लर्निंग के लिए पढ़ना है, उसे उसी टाइम क्रेम करने की कोशिश ना करें, वरना काफ़ी टाइम भी लग जाएगा और उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। क्योंकि उतनी जो चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम टाइम पे याद भी नहीं रहती हैं, और ना तो हमसे याद हो पाई थी और ना आपसे भी मुश्किल ही होंगी याद करने में। तो उतना क्रेम करने के पीछे ना भागे, बस यही है कि वन गो में उसे रीड करने की कोशिश कीजिए, जितना कोशिश हो उससे सीखने की कोशिश कीजिए बस। और रूल्स के पीछे काफ़ी मत भागिए, क्योंकि रूल्स एग्ज़ाम में, रियल एग्ज़ाम में इतना काम नहीं आते हैं, बस वहाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही काम आती है। तो ये रूल्स वर्सेस अंडरस्टैंडिंग, ये हम कॉम्प्रहेंशन में जो तीसरा टॉपिक होगा उस पर अच्छे से हम डिस्कस करेंगे कि रूल्स ज़्यादा सही होते हैं या अंडरस्टैंडिंग, तो उसमें वर्सेस क्या होगा उसकी बात करेंगे। तो ये यहाँ पर एग्जांपल देके हमने समझाया कि किस तरीके से रीड करना है, बस आपको रीड करना है, क्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लिस्ट दी हुई होती है, काफ़ी ऐसी वर्ब्स होती हैं, नाउन्स होती हैं, डिसीज़ेस के नाम होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल में इस तरीके से यूज़ होते हैं, उनकी लिस्ट काफ़ी मिलेगी, लेकिन आपको क्लेम नहीं करना है, बस सीखना है, वहाँ से एक बार माइंड में रखना है। और उसके बाद ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आपको डायरेक्टली कहाँ पर आना है, प्रीवियस ईयर बुक, या तो चाहे एमबी पब्लिकेशन जो है ये सेट वाइज है, और जो किरण की है ये टॉपिक वाइज बुक है। तो हमने तो अपने केस में दोनों वैसे फॉलो की थी, लेकिन एमबी पब्लिकेशन बस इसमें 10 से 12 सेट लगाए थे, उसके बाद ये हमें पसंद नहीं आई थी, ये काफ़ी हमारे लिए बोरिंग काम हो रहा था, इसीलिए हम टॉपिक वाइज गए थे, यानी किरण को फॉलो किए थे। तो आप किसी भी को फॉलो कर सकते हैं जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हों। ये जो है एमबी पब्लिकेशन ये सेट वाइज दिया हुआ है, और किरण जो है ये टॉपिक वाइज दी है, तो ये हमें इंटरेस्टिंग लगी थी और काफ़ी डिटेल्स में दी हुई है। तो इसके बाद आप ग्रामर को प्रिपेयर करके यहाँ पर किरण पे डायरेक्ट मूव कर सकते हैं, और इसमें यहाँ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ ये फ़ायदा होगा कि जो आपको जो इस बुक में लिस्ट दी गई थी काफ़ी लंबी, तो उसमें जो मेन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं जो बार बार रिपीट की जाती हैं, वो आपको इस प्रीवियस ईयर बुक में मिल जाएंगी। बस उन्हीं चीज़ों को याद रखना है, और फालतू की चीज़ें याद नहीं रखनी है, और याद भी नहीं होती हैं, उसमें बस कन्फ्यूजन होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो फालतू की जो लिस्ट होती हैं उसे याद करने से बचिएगा, बस केवल जो काम की चीज़ें हैं वही हमें अपने माइंड में रखना है। तो ये तो हो गया मतलब ग्रामर का। और हाँ, अगर आप किसी टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, जैसे हमने किसी भी टीचर को फॉलो नहीं किया था, इंग्लिश तो मैंने खुद से ही प्रिपेयर किया था। तो आप अगर किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ से अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं और इसी को बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं। टीचर ये है कि जो इस मतलब काफ़ी अच्छे टीचर हैं, एक तो रानी मैम हैं और जयदीप सर हैं, इसी तरीके से गोपाल वर्मा सर हैं जो करियर लैब पे पढ़ाते हैं। तो आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको सही लगे। ग्रामर करने के बाद दूसरा पिलर है, उसके बाद उस पर मूव करते हैं, जो कि दूसरा पिलर क्या है, ये दूसरा वाला वो कैब है, जो काफ़ी एस्पिरेंट को सबसे ज़्यादा तो इंग्लिश में
यही वोकैब ही परेशान करती हैं। ग्रामर तो सब सिर्फ कहने की बात है, सबसे ज़्यादा तो परेशानी वोकैब में ही आती है। और हम अपना खुद पर्सनल बता रहे हैं कि वोकैब में हमको भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। और सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश में टाइम लेने वाला सेक्शन है यही वोकैब ही होता है। तो वोकैब को प्रिपेयर करने में और इनको याद रखने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो हम बात करते हैं, एक एक इसमें पॉइंट की बात करेंगे, चाहे टाइम लग जाए लेकिन एक एक चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमने प्रिपेयर किया था और उसी स्ट्रेटजी पे आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, किन किन रिसोर्सेज को फॉलो करना है और किन रिसोर्सेज को छोड़ना भी है, वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वोकैब की जो एक बेसिक बुक आती है जो कि फॉरेन राइटर की होती है, जो कि है वर्ड पावर मेडिजी। ये जो वर्ड पावर मेडिजी होती है ये नॉर्मन लुइस एक राइटर है, नॉर्मन लुइस राइटर है, उनकी एक जो कि एक फॉरेन राइटर है, उनकी एक बुक है। और आप ये इस बुक को पढ़ते समय पा सकते हैं कि ये वैसे तो बेसिक से स्टार्टिंग होती है इसकी, लेकिन इसमें जो लैंग्वेज लिखी गई है फॉरेन लैंग्वेज वो काफ़ी इंग्लिश की टफ़ लैंग्वेज है और इसको आप पढ़ना थोड़ा मुश्किल पा सकते हैं। तो अगर आपको पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे इम्प्रूवमेंट काफ़ी होगा और आपको किसी भी वर्ड का बेसिक नॉलेज हो जाएगा और उसे आप एग्ज़ाम में ऑप्शन की मदद से भी टैकल कर सकते हैं। इसीलिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आप इसको डिफ़िकल्ट पा रहे हैं खुद से पढ़ना तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसने इस बुक को कवर कराया है। तो ये बुक काफ़ी किफ़ायती मूल्य पे भी मार्केट में उपलब्ध होती है, तो इसे आप ख़रीद कर पढ़ सकते हैं। तो हम बता रहे हैं कि ये जो वर्ड पावर मेडिजी थी इसको ही कवर करने में हमें जो 4 से 5 महीने लगे थे और डेली से 2 आवर्स देते थे हम। तो उसी को कवर करने में 4 से 5 महीने लगे थे 2-2 घंटे देके। और इसमें जो वोकैब है वो रूट वर्ड से क्लियर की गई है, यानी कोई भी वर्ड कैसे बना है उसकी यानी रूट्स क्या हैं, उसके बेसिक्स क्या हैं, इसी पे डिस्कशन किया गया है और उस रूट से और कितने वर्ड्स नए नए बनाए जा सकते हैं और एग्ज़ाम में ऑप्शन की मदद से कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, उन सभी की बात की गई है। और हमें ये सजेशन देना है इस बुक को लेके कि इस बुक में जो ग्लोसरी, जो पीछे की ग्लोसरी दी हुई है, यानी जो पीछे की जो वर्ड दिए हुए हैं जो लास्ट में बुक के, तो उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। आप भले शुरुआत को स्किप कर दीजिए लेकिन जो लास्ट में कंपाइलेशन दिया है उसको कई बार पढ़ना है। जैसे हम अपने केस में बता रहे हैं तो उसी को हमने 3 से 4 बार रिवाइज़ किया था और वो पूरी हम पीछे की क्रेम ही कर गए थे। आप उसके क्रेम ही मान सकते हैं क्योंकि 3-4 बार में आसानी से वो क्रेम ही हो गई थी, वरना पढ़े तो समझ के थे। तो ये बुक काफ़ी हेल्पफुल होती है। वैसे हम रूट वर्ड की बात करते हैं कि इसमें रूट वर्ड का मतलब क्या होगा, एक एग्जांपल देके समझाते हैं। वैसे जो तैयारी कर रहे होंगे और वो तो जानते ही होंगे कि रूट वर्ड क्या है, ये केवल बिगनर्स के लिए है। बता रहे हैं कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक है इंसेक्टिसाइड, एक वर्ड है इंसेक्टिसाइड। तो इसी में समझाया गया इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक। एक जो मेडिसिन आती है या दवाई आती है तो जिससे कीड़े मकोड़ों को मारा जाता है, तो ये होते ही इंसेक्टिसाइड। तो ये इसमें बताया गया है ऐसे कई सारे वर्ड होते हैं जिसमें CIDE जो लास्ट में प्रीफिक्स का मतलब सफिक्स का काम करता है, लास्ट में लगता है, तो ये सफिक्स होता है। इसका मतलब होता है किलिंग, यानी मर्डर या किलिंग होता है। तो वहीं और इंसेक्ट मीन्स क्या होता है, कीड़ा होता है, यानी कीड़े को मारने वाली जो दवा हो जाएगी वो इंसेक्टिसाइड हो जाएगी। यानी ये किसी भी वर्ड को तोड़ तोड़ के रूट वर्ड बनाता है कि ये कहाँ से बना है। इसी तरीके से होता है सुसाइड, काफ़ी बेसिक वर्ड है और ये साइड का मतलब क्या हो जाएगा, किलिंग। और जो सू आता है SUI, ये एक रूट वर्ड होता है जो प्रीफिक्स का काम करता है जिसका मतलब होता है सेल्फ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी सेल्फ किलिंग, यानी खुद को कोई मार रहा है, यानी खुद की हत्या कर रहा है या खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सुसाइड हो जाएगा, यानी आत्महत्या। तो यही रूट वर्ड होते हैं। इनमें काफ़ी जो लंबे लंबे वर्ड होते हैं वो आसानी से टैकल किया जा सकते हैं। तो ये काफ़ी, और इसी तरीके से एम्बुलेंस भी बना है, एम्बुलेट से बना है। तो ये और इंसोम्निया, ये काफ़ी अगर हम बताएंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, वरना बताने को तो बहुत कुछ है। और उसके बाद हम मूव करते हैं कि ये तो बेसिक बुक हो गई जो काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाएगी वोकैब को लर्न करने में बेसिक से एडवांस लेवल तक का। और उसके बाद आता है एक एक्स्ट्रा सोर्स जो सप्लीमेंट का काम करता है सेकंड नंबर पे, द हिंदू न्यूज़पेपर, जिस पे हमने काफ़ी फोकस भी किया था। और हम अपना बता रहे हैं, ये कम से कम हमने 5 से 6 महीने लगातार 1 से 1.5 घंटे इस पे डेली फोकस करते थे द हिंदू न्यूज़पेपर पे। बता तो रहे हैं कि हमने इंग्लिश पे खुद से पढ़ी थी लेकिन इस पे टाइम हमारा काफ़ी गया था।
डेली आप मान सकते हैं 4 से 5 घंटे हम इस पे स्पेंड करते थे, तभी इतने अच्छे लेवल तक गई थी इंग्लिश। हालांकि हम जो थे वो हिंदी मीडियम से ही थे, आप लोगों की ही तरह। तो द हिंदू न्यूज़पेपर की बात करते हैं, जो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होता है, और आप टॉपर का इंटरव्यू देखेंगे तो वो भी सजेस्ट करेंगे न्यूज़पेपर की रीडिंग। तो ये द हिंदू पेपर वैसे काफ़ी टफ होता है शुरुआत में पढ़ना बिगनर्स के लिए, तो आप इसके पहले किसी भी बेसिक न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया भी है कि एक आता है इसी से मिलता जुलता, ब्रिल्स एक्सप्रेस। और ये ब्रिल्स एक्सप्रेस काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा गया पेपर होता है, और इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी नीचे दिया होता है। तो आप यही है कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है द हिंदू पढ़ने में, तो इसको फॉलो कीजिए 1 से 2 महीने, फिर आप अगर कंफर्टेबल हो जा रहे हैं रीडिंग में तो उसके बाद मूव ऑन कीजिए द हिंदू न्यूज़पेपर पे। और इसको द हिंदू न्यूज़पेपर की रीडिंग कैसे करना है, तो ये काफ़ी एक टास्क होता है, मुश्किल टास्क हो सकता है, तो इसकी अलग से भी हम वीडियो बना देंगे, लेकिन शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप डेली से 1 से 1.5 घंटे निकाल लीजिए, और उसमें फर्स्ट गो वही न्यूज़पेपर जो है फर्स्ट गो में आपको बिना कुछ, चाहे आपको समझ में आए किसी भी वर्ड का मतलब या ना समझ में आए, खुद से आइडिया लगाना है कि यहाँ इस सेंस में जो वर्ड यूज हुआ है उसकी मीनिंग क्या हो सकती है। तो ये सेंस लगा के आप काफ़ी टैकल मतलब सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग ऐसे ही मानी है, बिना कोई वर्ड देखे सबसे पहले रीडिंग ऐसे लगानी, बिना वोकैब देखे किसी टर्म की, खुद का सेंस लगा के। तो आपको एक रीडिंग मान ली, उसके बाद फिर सेकंड रीडिंग पे आना है। सेकंड रीडिंग में क्या करना है, फिर आराम आराम पढ़ना है, ठीक। और उसमें जो भी वर्ड नहीं समझ में आ रहा है उसे अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद जब सेकंड रीडिंग पूरी हो जाए तो अंडरलाइन किए गए जो वर्ड हैं उनको गूगल पे या किसी भी जो डिक्शनरी होगी उसमें सर्च कीजिए, उसकी सिनोनिम्स क्या हैं, एंटोनिम्स क्या हैं, और उसका एक लाइन में कम से कम डिस्क्रिप्शन लिखिए। जैसे हम कोई भी वर्ड होता था उसको डिटेल में लिखते थे कि इसकी एक्चुअली मीनिंग क्या है, और इससे मिलता जुलता कोई वर्ड है तो उससे डिफरेंस क्या है। क्योंकि मेंस लेवल के एग्ज़ाम में यही होता है कि जो हमें ऑप्शन दिए जाते हैं वो काफ़ी मिलते जुलते ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे हमारे में एक क्वेश्चन भी आया था, आई थिंक वो ध्यान नहीं है, लेकिन उसके ऑप्शन इस तरीके से थे कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उसमें ऑप्शन था, एक ट्रस्ट था, और एक बिलीफ था, और एक फेथ था, और एक इसी तरीके से क्रीड था। और ये सभी नाउन हैं। अब हम उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि ये सभी नाउन हैं, और इन सभी का मतलब होता है विश्वास, या लगभग वही मीनिंग होती है, हालांकि इसमें डिफरेंस है। तो इन चीज़ों का डिफरेंस भी हमें एकदम जो स्लाइड डिफरेंस होता है वो चीज़ें पता होनी चाहिए। ये केवल एग्जांपल है, इस तरीके के कई सारे टर्म होते हैं जिनमें स्लाइड डिफरेंस होता है, तो आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है, वरना आप एग्ज़ाम में गलती कर बैठेंगे। अब न्यूज़पेपर की बात होगी, और न्यूज़पेपर में हमें यहाँ यही नहीं कि ये सिंपल वोकैब मिलते हैं, यहाँ से हमें ग्रामर के मतलब कुछ अगर फोकस किया जाए तो ग्रामर के बेसिक्स भी मिलते हैं अच्छे खासे लेवल के, और उसके बाद इसमें ईडियम्स एंड फ्रेज भी मिलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मिलते हैं अगर हम खोजना चाहें अच्छे से, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इसमें सबसे मेन चीज़ तो द हिंदू न्यूज़पेपर की यही होती है, या किसी भी न्यूज़पेपर की, कि अंडरस्टैंडिंग आपकी काफ़ी डेवलप हो जाती है। तो यही हम कॉम्प्रहेंसन की बात करना चाहेंगे, कॉम्प्रहेंसन की अलग से नहीं बात करेंगे, क्योंकि कॉम्प्रहेंसन का मतलब ही होता है, ये कॉम्प्रहेंड से बना है, और जिसका मतलब होता है समझ, यानी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वही होती है। तो ये कॉम्प्रहेंसन हमारे जैसे पैसेज हो गया, जो अनसीन पैसेज आता है तो उससे क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, या जो वो आता है पैराजंबल आता है उसमें भी अंडरस्टैंडिंग ही काम आती है। और उसके बाद जो क्लोज टेस्ट आता है उसमें भी काफ़ी टाइम जब रूल्स नहीं काम करते तो अंडरस्टैंडिंग ही काम आती है। तो हमारे लिए अगर इंग्लिश में हम रूल्स ना भी करें, थोड़ा बेसिक कर लें, लेकिन हमारी अगर अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। और यही होता है कि रूल्स वर्सेस अंडरस्टैंडिंग, भले आप रूल्स पे कम फोकस कीजिए लेकिन अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी इंग्लिश की आप उतना ही बेटर स्कोर करेंगे, क्योंकि रूल्स आप जानते ही हैं हर जगह उसका एक्सेप्शन हो जाता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का एक्सेप्शन कहीं भी नहीं होता है। तो हमने मेनली अंडरस्टैंडिंग पे ही फोकस किया था। काफ़ी जो हमारे क्वेश्चंस होते थे ग्रामर के वो अंडरस्टैंडिंग से ही हो जाते थे, और पैसेज वैसेज तो आसानी से ही हो ही जाते थे। तो ये कॉम्प्रहेंसन यहाँ से काफ़ी हमारा सही होता है, और स्पीड भी बढ़ जाती है रीडिंग करने की। तो यही न्यूज़पेपर का काफ़ी फ़ायदा होता है पेपर में। अब हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं पॉइंट पे, कि आप यहाँ से हमने क्या किया था कि यही द हिंदू जो न्यूज़पेपर था, यहाँ से हमने काफ़ी शॉर्ट में जो वोकैब है और उसकी एक एक डिस्क्रिप्शन लाइन विद एग्जांपल हमने अपने नोट्स में बना लिए थे। और यहाँ से बता देना चाहते हैं कि हमारी जो 2 कॉपीज़ थी
अच्छे खासी उसमें पेज भी थे, वो हमने केवल द हिंदू न्यूज़पेपर से ही फिल कर दिए थे एग्जाम्पल से दे के। तो आप इतना आइडिया लगा सकते हैं कि हमने वोकैब में काफ़ी एफ़र्ट्स डाले थे, बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले थे, ईडियम्स एंड फ्रेज, सब्स्टिट्यूशन, वोकैब्स, और उसमें अभी भी मतलब काफ़ी अच्छा मतलब नॉलेज है हमें, और बेसिक से काफ़ी अच्छे से कवर किए हैं द हिंदू से भी। तो अब नेक्स्ट बुक आती है वोकैब के लिए। वोकैब में काफ़ी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, इसलिए कई सारे पॉइंट में हमने बताया है इसे। अब ये बुक भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है, ब्लैक बुक, और तो अगर इतना कर लिया है तो उसके बाद ये ज़रूरत इसकी नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो ब्लैक बुक है इसमें केवल लिस्टिंग की गई है, यानी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसे एक लिस्ट के फॉर्म में ऐड किए गए हैं टॉपिक वाइज। तो आप इसे इसकी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इन चीज़ों को नहीं किया है और शॉर्ट में आपको रिवाइज़ करना है या करने के बाद भी आपको और अच्छा इसमें बनना है, तो आप ब्लैक बुक यूज़ करते हैं, काफ़ी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है और ये एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। लेकिन हम अपना बता देते हैं, तो हमने ब्लैक बुक यूज़ नहीं की थी, लेकिन हमने ये जो 3 के ऊपर की चीज़ें हैं इससे काफ़ी इसमें हमने मास्टरी प्राप्त कर ली थी, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी ब्लैक बुक की। और उसके बाद हम समझाते हैं कि ये निमोनिक्स, रूट वर्ड या मल्टीपल डिवीज़न वोकैब में कैसे हेल्प करेगा। जैसे हमने रूट वर्ड की तो बात कर ली कि हाँ कोई भी वर्ड होता है, जैसे इंसेक्टिसाइड है, बाईगैमी है, पॉलीगैमी है, और इसी तरीके से सुसाइड, ये एम्बुलेंस है, इंसोम्निया है, और ये सब किस तरीके से वर्ड बने हैं, ये रूट वर्ड से ही बने होते हैं। काफ़ी इजी होता है इन्हें लर्न करना, वरना ऐसे मुश्किल हो जाता है। अब निमोनिक्स से जो दूसरा तरीका है लर्न करने का वोकैब का, ये भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो निमोनिक्स पे आते हैं बात। ये निमोनिक्स एक आप इसे ट्रिक भी मान सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी वर्ड को याद करने की एक अपने अंदर इमेज बनानी होती है या कुछ उससे कनेक्ट करना होता है, कनेक्टिंग पॉइंट बैठाना होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये होता है टर्म एसिजुअस, एक वर्ड होता है एसिजुअस, ASSIDUOUS, एसिजुअस, ये जो वर्ड होता है इसकी जो मीनिंग होगी आप अपने मन में सोचिए कि क्या होगी, लेकिन जो इसकी मीनिंग होती है वो हार्ड वर्क होता है, यानी हार्ड वर्क, ये क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो हार्ड वर्किंग होता है, यानी मेहनती, जो मेहनती होता है उसे ही एसिजुअस कहते हैं। तो एसिजुअस यानी या एसिडुअस क्या होता है, हार्ड वर्किंग यानी मेहनती, इसे बोल सकते हैं हार्ड वर्किंग। तो इसको याद कैसे किया जाए, क्योंकि ये एसिडुअस पढ़ने में ही काफ़ी मुश्किल लग रहा है और इसकी मीनिंग होती है हार्ड वर्किंग। तो ये एग्ज़ाम टाइम तक कैसे रिमेंबर किया जाए, तो इसकी अपने माइंड में एक ट्रिक बना सकते हैं। कहाँ से बना सकते हैं, तो कि जो ये इसमें हम ये पकड़ सकते हैं कि जो ASS है, इसका मतलब ही क्या होता है, गधा। एस मीन्स क्या होता है, गधा, और गधा क्या होता है, मेहनती। तो वहीं से हमने पकड़ लिया क्या, एसिडुअस मीन्स मेहनती। तो ये एक ट्रिक हो गई, इसे निमोनिक्स कहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम दूसरा वर्ड एग्जाम्पल में ले रहे हैं। जैसे एक होता है, काफ़ी लंबा टर्म है, सैंक्टिमोनियस, सैंक्टिमोनियस, सैंक्टिमोनियस। अच्छा, ये जो सैंक्टिमोनियस है इसको कैसे याद किया जाए, इसकी पहले हम मीनिंग बताते हैं। इसका मतलब होता है पाखंडी, या फिर जो केवल ये दिखाता है कि वो बहुत बड़ा पुजारी है या पवित्रता में विश्वास रखता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता, ऊपर ऊपर यानी शो ऑफ वाला होता है, तो उसे बोलते हैं सैंक्टिमोनियस। तो इसको कैसे रिमेंबर किया जाए एग्ज़ाम टाइम तक का, तो ये निमोनिक से हम रिमेंबर कर सकते हैं कि जैसे जो ध्यान से देखिए, सैंक्टी, इसको हम पढ़ सकते हैं सन की। सैंक्टी को जल्दी जल्दी कहेंगे तो सन की निकलेगा, क्या निकलेगा, सन की। और मोनियस को हम पढ़ेंगे तो सैंक्टिमोनियस, सैंक्टिमोनियस, इसको बार बार पढ़ेंगे तो सन की मुनि, ऐसा लग रहा है कि हम सन की मुनि कह रहे हैं, और सन की मुनि क्या होगा, पाखंडी होगा। तो यहाँ से इन छोटी छोटी चीज़ों से हम कनेक्टिंग पॉइंट बैठा सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं। तो एक तो रूट वर्ड हो गया, एक तो निमोनिक्स हो गया, और तीसरा तरीका यही है कि बार बार जो चीज़ें पढ़ी गई हैं, अगर किसी ये दोनों तरीके नहीं काम आते हैं तो उसे आप क्लेम कर लीजिए या उसका बार बार मल्टीपल रिवीजन कीजिए टिक कर करके, तो वो आसानी से याद हो जाएगा। ये वोकैब की स्ट्रेटजी हो गई कि किस तरीके से वोकैब को प्रिपेयर करना है। अगर हमने अपने तरीके से तो कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है कि कोई छूटा हो स्ट्रेटजी को लेके। और अब आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, यानी अगर हम इंग्लिश का मॉक टेस्ट देना चाहें तो कितने देने चाहिए और किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, उस पर बात करते हैं। लास्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि है मॉक टेस्ट, यानी सेक्शनल मॉक टेस्ट या फुल मॉक टेस्ट। तो हम बताएंगे कि हम अपनी केस में कितने मॉक टेस्ट दिए थे और किस तरीके से अटेम्प्ट करते थे, कितनी टाइमिंग होती थी उसकी अटेम्प्ट करने की, तो ये सभी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने कितने मॉक टेस्ट लगाए थे। तो सबसे पहले CHSL हमने एग्ज़ाम दिया था, तो उसके लिए ही हमने 40 से जो 50 है मॉक टेस्ट वो दिए थे ओवरऑल।
और जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चन 25 होते थे। तो इसके हिसाब से काफ़ी हमने टेस्ट दिए थे CHSL के हिसाब से, और इसमें जो हमारा स्कोर रहा था रियल एग्ज़ाम में वो 40 रहा था आउट ऑफ 50, जो कि एक ठीक ठाक स्कोर है, आप इसे अच्छा स्कोर मान सकते हैं। और उसके बाद मेन तो बात आती है CGL की ही। तो CGL में हमारी क्या रणनीति रही थी मॉक टेस्ट की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि CGL जो है इसमें प्री प्लस मेंस था, प्रीलिम्स प्लस मेंस वही 2022 वाला, और 2022 से एक न्यू ट्रेंड में इसमें 135 मार्क्स का था, और जो प्रीलिम्स था वो 50 मार्क्स का था। तो हमने प्रीलिम्स के लिए तो इतना फोकस मॉक टेस्ट पे नहीं किया था क्योंकि टाइमिंग की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी उस समय। और उसके बाद मेंस की बात करते हैं कि मेंस में ये जो है GS के साथ अब इंग्लिश पूछी जाती है, GS प्लस इंग्लिश। इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस होते हैं, और इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और GS के 25 क्वेश्चन होते हैं। तो ये टोटल 1 आवर मिलता है। तो इसमें भी टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब इंग्लिश काफ़ी लेंदी, यानी इसमें जो PQRS होते हैं, PQRS अगर इंग्लिश को लेंदी बनाना हो तो PQRS काफ़ी डिफ़िकल्ट बना दिए जाते हैं, या लैंग्वेज टफ़ कर दी जाती है और लेंदी दिए जाते हैं। और जो क्लोज टेस्ट होता है या पैसेज होता है वो भी काफ़ी लेंदी दिया जाता है। तो यहीं पर यही कहेंगे कि फिर वही काम आता है न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर हो, चाहे द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस, वही काम आती हैं चीज़ें। बस यहीं एक अंडरस्टैंडिंग ही काम आती है। उसके अलावा यहाँ जितने भी रूल्स हैं या जो वोकैब हैं वो सब फेल हो जाती हैं। यहाँ पर कोई रूल काम नहीं करता है, और जो आपने अंडरस्टैंडिंग अब तक की बनाई है, जो स्पीड है रीडिंग करने की, वही काम आएगी अगर लेंदी पेपर बन रहा है इंग्लिश का। तो हमने इस पे फोकस किया था, तो काफ़ी हेल्प मिली थी मेंस में। और हम यही सजेस्ट करेंगे कि ये 2 पिलर्स जो आपके हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड जो स्पीड है रीडिंग करने की, इसे मेंटेन रखिएगा। इसी से सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। तो हमने मेंस के लिए जो मॉक टेस्ट दिया था वो 50 प्लस कम से कम मॉक टेस्ट दिया था ओवरऑल, और सेक्शनल मॉक टेस्ट भी 15 से 20 दिए थे इंग्लिश के। तो इतने मॉक टेस्ट देने के बाद हमारा जो मेंस में स्कोर बना था रियल एग्ज़ाम में, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है मॉक टेस्ट देने से और एक्सपर्टाइज़ भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारा स्कोर बना था 135 में से, मैक्सिमम मार्क्स में से हमारा जो स्कोर था 119। हमने 45 ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 4 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए थे और 41 क्वेश्चंस सही थे। तो हमारा जो ऑल स्कोर बना था 119। अपनी तरफ से जितने भी पॉइंट्स थे उनको अच्छी से क्लियर करने की कोशिश की है, और क्लियर हो भी गए होंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश की स्ट्रेटजी फिनिश होती है, और मिलते हैं किसी इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे। इसी तरीके से हम स्ट्रेटजी लेके आएंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। तो तब तक अपना ध्यान रखिए और प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।